बताइए कि भुट्टो साहब आपके साथ जब सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ वाकयात हुए, वो कुछ अपनी मेमोरी सुप्रीम ताज़ा कोर्ट करिए। में भुट्टो साहब ने ऑप्ट किया कि मैं अपने डिफेंस में खुद बोलना चाहता हूँ। हमने कहा इजाज़त है। भुट्टो साहब ने कहा कि मुझ पे जो केस बनाया गया है वो है कि मैंने 4 ये जो FSF के मुलज़म हैं, मेरे सुल्तानी गवाह बने हुए हैं, मैंने इनके साथ मिलकर साजिश की थी अहमद रज़ा कसूरी को मारने की। वो बच गया और अहमद खान जो थे इनके वालिद, उनकी डेथ हो गई। मैं आपको तारीफ़ करना चाहता हूँ इस कि व्हाट इज़ कॉन्स्पिरेसी। तो उन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी इज़ ए मैरिज ऑफ ब्रेन्स, अनलेस एंड अनटिल one brain accept the idea of the other, it cannot come into existence। तो अब अगर कोर्ट मुझे इजाज़त दे तो मैं इन गवाहों से कोई सवाल कर सकता हूँ। कोर्ट ने इजाज़त दे दी। तो सबसे पहले कुर्सी पर जो गवाह बैठे हुए थे वो थे मियाँ गुलाम अब्बास, जो कि पुलिस के DIG थे। उन्होंने कहा जी आप खड़े हो जाएं। और ये वो मुआफ़ गवाह थे जिन्होंने भुट्टो के खिलाफ गवाही दी थी कि हमने फायरिंग की थी, इन्होंने कहा था और हमने फायरिंग की थी। भुट्टो साहब ने कहा कि जी आपका नाम? तो उन्होंने कहा जी मियाँ गुलाम अब्बास। आपका रैंक पुलिस में? उन्होंने कहा जी DIG। आपने कितनी सर्विस की है? उन्होंने कहा जी 20-21 साल कर ली होगी। आप मुझे जानते हो? कहा जी हाँ, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हुए हैं। ये बताएं कि क्या इन 21-20 सालों की नौकरी में मेरी तरफ से कभी आपको कोई पैगाम गया कि मेरा ये काम कर दें? उन्होंने कहा जी नहीं। कभी मैंने आपको फ़ोन किया हो कि मेरा फ़लाँ काम कर दें? उन्होंने कहा जी नहीं। किसी ने कोई चिट मेरी तरफ से ला के दी हो कि भुट्टो साहब ये काम करवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा देन सिट डाउन। उन्होंने कोर्ट को मुखातब होकर कहा कि ना तो इस शख्स को मैंने आज तक कोई चिट भेजी, ना मैंने आज तक इसको कभी किसी काम के लिए फ़ोन का कहा, ना मेरी तरफ से किसी शख्स ने इनको जाके कहा कि मेरा ये काम कर दो। तो हाउ डज़ कॉन्स्पिरेसी कम इनटू एग्जिस्टेंस? फिर ये किसी और ने इसको कहा होगा और उसके कहने पे इन्होंने सब कुछ किया है। और ये जो बाकी 3 हैं जो सिपाही थे, इट्स नॉट माई लेवल, उनसे भी इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया था। ये जब बात हुई तो वो जो 3 गवाह मियाँ गुलाम अब्बास के साथ बैठे हुए थे, उनमें थे एक गाजी गुलाम मुस्तफ़ा। वो खड़े हो गए। उन्होंने गले में कुरान पाक का नुस्खा डाला हुआ था। तो उन्होंने जज साहब को मुखातिब करके कहा कि जज साहब, मैं इस कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि ये जो शख्स है जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, इसके हुक्म पे हमने गोली चलाई थी और उसकी वजह से अहमद खान जो थे वो कत्ल हुए थे। और रोने लग पड़ा, वो बैठ गए। ये वाक़या मैंने अपनी आंखों में वहाँ पे होते हुए देखा था। और जो बाकी थे उन्होंने भी बाकी उनके साथ ही थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसी बात के गवाह हैं सारे। तो जब 3 अप्रैल के ऊपर आ जाते हैं, उससे पहले कि भुट्टो साहब 3 अप्रैल मैं उससे पहले 1-2 वाक़या बताना चाहूँगा। 31 मार्च की ये बात है कि मुझे कहा गया कि एक इम्पॉर्टेंट आदमी लाहौर से आ रहा है, आप उसको रिसीव करो। उन दिनों में एयरपोर्ट पर भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, मेरी वाकफियत भी थी। मैं चुनांचे सरकारी लीव लेकर जब मैं गया तो हबीब, वहाँ पे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर उनके होते थे PIA वालों के, वो मेरी जीप को भी अंदर ले गए और हम रनवे से करीब जाके जहाँ पे वो जहाज़ रुका हुआ था वो मुझे वहाँ तक ले गया। जब वो जहाज़ की सीढ़ी लगी तो जो शख्स वहाँ से निकला, मुझे पहचानने में देर न लगी कि वो होम डिपार्ट पंजाब का वो सेक्शन अफसर था जो मर्सी पिटीशंस को डील करता है। तब मुझे ख्याल गुजरा कि ये जो कार्रवाई होती है हमारी कि मर्सी पिटीशन जो है वो भेजते हैं गवर्नर के पास, गवर्नर से फिर सदर को जाती है, तो ये मर्सी पिटीशन के मामले में ये शख्स आया है। चुनांचे वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा तो मुझे कहता है कि सीधा इंटीरियर डिवीजन जाना है, वजारत दाखिला जाना है। चुनांचे हम वजारत दाखिला चले गए। वजारत दाखिला उन दिनों कहाँ होती थी? इस्लामाबाद में बन चुकी हुई थी। ई ब्लॉक था कि R ब्लॉक था? R ब्लॉक। हम वहाँ पे चले गए तो लिफ्ट के ज़रिए हम उस फ्लोर पे गए जहाँ पे इन्होंने जो सेक्रेटरी थे दाखिला उनको मिलना था। तो मैं डिप्टी सेक्रेटरी के कमरे में उनके साथ गया, उनका नाम भी सिफ्ते हसन था। तो इन्होंने जब अपना छोटा सा ब्रीफ केस खोला तो उसमें से
गुलाबी रंग का लिफाफा निकाला। गुलाबी रंग का लिफाफा उन दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ सजाए मौत के कैदियों के लिए इस्तेमाल होता था। तो मेरे ज़हन में ये बात आई, ये भुट्टो साहब की सजाए मौत का परवाना है और ये गवर्नर से हो आया होगा और अब ये आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये स्पेशल जहाज के ऊपर आए थे? नहीं, आम जहाज में, नॉर्मल जहाज, आम जहाज में। वो अंदर चले गए सेक्रेटरी दाखिला को मिलने। सिब्ते हसन नकवी ने मेरे लिए कहवा मंगवा लिया। जब हम कहवा पी रहे थे तो देर वॉज ए स्लिप ऑफ टंग आल्सो। नकवी साहब के सिब्ते हसन कहने लगे कि अच्छा आदमी था, इसको तो एग्जाइल दे देते, इसको प्रिजर्व कर लेते, ये तो बड़ा काम का आदमी था, अच्छा फ़ैसला नहीं हो रहा। वो शख्स थोड़ी देर में वापस आया और हम वापस आए तो कहता मैंने वापस ही जाना है। तो मैं उसको एयरपोर्ट पे लेकर चला गया और वो वापस चले गया। जब मैं वापस आया तो सिक्योरिटी जो थी जेल की वो तकरीबन डबल कर दी गई थी। मैंने देखा कि हसल बसल जो है बहुत ज़्यादा हो रही है और सामान जो है सिक्योरिटी का उसमें गैस वगैरह होते थे रात को जलाने के लिए, वो भी लाए जा रहे हैं और पुलिस की जो गश्त है वो भी डबल कर दी गई है। अगले दिन फिर मुझे इन्होंने कहा कि ये एक ख़त है, ये तुमने लेके जाना है। मैं वो ख़त लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। जब मैं वापस आया तो जो मैंने वाक़या देखा वो मेरे लिए एक अजूबा भी था कि बेनज़ीर साहिबा और बेगम साहिबा दोनों मुलाकात के लिए आई हुई थी। ये पहला एक वाक़या था कि दोनों ख़वातीन जो थी वो इकट्ठी थी। बेनज़ीर जो थी वो ड्योढ़ी में बैठी हुई थी ज़मीन पे, उनका पर्स खुला हुआ था, उसकी चीज़ें बाहर निकली हुई थी और वो उसको समेट रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। और बेगम साहिबा थी वो बज़िद थी कि मैंने जिस्मानी तलाशी नहीं करवानी, और जो पुलिस की वहाँ पे हेड कांस्टेबल खड़ी थी वो कह रही थी कि मैंने तलाशी करवानी है। इस आवाज़ जो उनकी आ रही थी, आवाज़ को सुन के सुपरिटेंडेंट जेल भी बाहर आ गए। तो बेगम साहिबा ने पहला सवाल ये किया कि हम दोनों को इकट्ठे क्यों लाया किया गया, क्या आज हमारी आखिरी मुलाकात है? तो चौधरी याद मोहम्मद ने कहा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कंफर्म करो, तो चौधरी साहब ने कंफर्म नहीं किया। तो उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को आकर जिस्मानी तलाशी ना करो। फिर मैं भी और मेरे साथ उस वक़्त के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, हम दोनों उनको लेकर अंदर मुलाकात के लिए चले गए। जब मुलाकात शुरू हुई तो भुट्टो साहब ने चूँकि अपना वो बिस्तर जो था वो निकाल दिया हुआ था, वो ज़मीन पे सोते थे, तो वो जंगले के पास ज़मीन पे बैठे हुए थे। अब बेनज़ीर भी उनके पास जाके ज़मीन पे बैठ गई और बेगम साहिबा जो थी उनके लिए अपने कुर्सी रखी हुई थी, वो कुर्सी पे बैठ गई। और बेगम साहिबा जो थी बिल्कुल एक हैरत का मुजस्मा, और उनकी आँखों से आंसू जो थे हल्के हल्के निकल रहे थे। बेनज़ीर साहिबा जो थी वो अपने बाप को जंगले के अंदर हाथ डालकर गले मिलती, कभी उनका हाथ चूमती। बाप जो था अपनी बेटी का कभी माथा चूमता, कभी बोसा देता, और बाप का वो माथा चूमती, और वो बहुत रो रही थी। कान में वो कोई बात करते थे जो कि बाहर सुनाई नहीं देती थी। फिर थोड़ा सा वो पीछे हटती, फिर इस तरह बाप का हाथ मलती, और ये जो सीन था इंतहाई तकलीफ़ दे, ये काफ़ी देर चलता रहा। बेगम साहिबा जो थी उन्होंने कोई बात नहीं की, वो चुप बैठी रहीं। सिर्फ बेनज़ीर साहिबा जो थी वो गुफ्तगू करते रही बाप से।